नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि हम इसके फॉर्मेट को लर्न कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो पहले अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो पहले दिमाग में होना चाहिए इसमें एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं। तो आपको मालूम होगा इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो अगर आप इसको समझे तो OIF, ठीक है। OIF, O फॉर ऑपरेटिंग, I फॉर इन्वेस्टिंग एंड F फॉर फाइनेंसिंग। ये हो गया ऑपरेटिंग, ये हो गया इन्वेस्टिंग और ये क्या हो गया फाइनेंसिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहला चीज़ क्या है हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस सेगमेंट में लोगों को बहुत परेशानी आती है कि हम इस सेगमेंट को याद कैसे करें कि क्या क्या यहाँ पर आएगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है PRT। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, PRT। मैं आपको इस पर समझाऊंगा। तो P का मतलब क्या होता है, P मतलब होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे। भाई मान लो जो प्रॉफिट, जिसको हम सरप्लस भी बोलते हैं, सरप्लस यहाँ पर यूज होगा जनरली। मान लो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारे पास 80,000 था और इस साल हमारा प्रॉफिट 1 लाख हो गया। तो हमने इस साल कितना कमाया, भाई कितना कमाया, 80 तो पहले ही था ना। इस साल कितना कमाया, इस साल प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख। तो हमने कमाया कितना, 20,000। मतलब यहाँ क्या हुआ, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आंसर समझ में आ गया। क्या लेंगे हम, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्यों लिया मालूम चल गया होगा आपको, क्योंकि देखते हैं डिफरेंस कितना। दूसरा पॉइंट रिजर्व, सेम पॉइंट इसका भी है क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, प्रॉफिट एंड रिजर्व। क्योंकि प्रॉफिट से ही रिजर्व क्रिएट हो जाता है। तो ये कौन से रिजर्व होंगे, जो प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं, जनरली रेवेन्यू रिजर्व। इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहे हैं। सारे रिजर्व्स आएंगे, सारे फंड आएंगे जनरली, बट सारे जो मेन आपको दिमाग रखना है क्या, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व नहीं आएंगे। तो आया क्या, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फंड। इन चीज़ों में आप प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो दूसरा पॉइंट आ गया क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व की बात कर रहे हैं कि रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया। तो बात वही आती है, मान लो पिछले साल रिजर्व 10,000 था, इस साल 12,000 हो गया, तो कितना ट्रांसफर किया आपने, 2,000 ट्रांसफर किया। तो सेम चीज़ यहाँ भी आएगा, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इन दोनों में क्या आता है, प्रॉफिट और रिजर्व में करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब आता है टी फॉर टैक्स। टी फॉर क्या होता है, टैक्स। प्रॉफिट, रिजर्व एंड टैक्स। तो टैक्स कौन सा है ये हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो PRT में पहला P, दूसरा R, तीसरा T। तो T फॉर क्या हो गया, टैक्स। क्या हो गया यहाँ पर, क्या पॉइंट आ गया यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने कितना प्रोविजन मेड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन हमने इस साल के लिए बनाया। प्रोविजन क्या होता है, जो एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं अगले साल कितना खर्चा होगा उसके लिए हम प्रोविजन पहले से बना लेते हैं। तो मान लो प्रोविजन हमारा जो होगा वो जनरली क्या आएगा। अब CYPY में पहला पॉइंट देख लें, क्या है, करेंट ईयर आएगा। करेंट ईयर क्या आएगा, करेंट ईयर। तो हमने मार्क कर दिया करेंट ईयर। तो PRT हो गया। अब एक पॉइंट होता है PRT D फॉर डिविडेंड।
डिविडेंड दो आएंगे, प्रपोज्ड एंड इंतरिम, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंतरिम डिविडेंड। तो प्रपोज जो होता है ये लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का। इंतरिम डिविडेंड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सॉरी ये क्या होते हैं हमारे एडजस्टमेंट में होती हैं, तो जो वैल्यू वही आएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। बट प्रपोज डिविडेंड में दो लिखे होते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो यहाँ कौन से लेंगे हम, प्रीवियस ईयर लेंगे। तो मैंने क्या बताया, PRTT। कभी कभी हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं, लाइक अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो प्लस करते हैं। तो प्लस क्या करेंगे हम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस और माइनस दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से अगर इनकम रहेगा तो प्लस आएगा, एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा। तो ये हमारे क्या थी, ये जो पॉइंट आएगा था फाइंड आउट होगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब कभी कभी आप देखते हैं, आप बोल दोगे सर आपने टैक्स तो लिख लिया, बट टैक्स में कभी मेड भी आता है। तो जब हमें एडजस्टमेंट गिवन हो, तो एडजस्टमेंट कहाँ, प्रॉफिट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, रिजर्व के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट किसके बारे में होगा, इस टैक्स के बारे में। तो इसका अकाउंट बनेगा और हम तब यहाँ पर लेंगे करंट ईयर नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, मेड। तो मेड कब लेंगे, जब हमें एडजस्टमेंट दे रखा होगा, तो हम क्या लेंगे, हम मेड। और किसी पॉइंट में आपको कोई पॉइंट दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा था एक्सपेंस कोई होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो इसे हम प्लस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम होगा तो माइनस करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। हमने क्या याद किया, PRTD और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। डी के बाद याद कर लो PRTD। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है प्लस माइनस का। तो प्लस में क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। विल टॉक अबाउट प्लस क्या करते हैं हम यहाँ पर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन वो नॉन नहीं है जो आप खाने जाते हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आता है वर्ड डायल, DIAL। तो DIAL में क्या क्या आएगा, तो D स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डायल कर रहे हैं हम। I फॉर आता है इंटरेस्ट, A फॉर आता है एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन एंड L फॉर क्या होता है, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट मतलब फिक्स एसेट कोई बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। एमोर्टाइजेशन किस पर होता है, इनटेंजिबल एसेट पर, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे गुडविल है, गुडविल 40 से 30 हो गई तो क्या हो गई, एमोर्टाइज हो गई। गुडविल जहाँ पेटेंट यूज करो, पेटेंट कम हो रही है तो क्या हो रही है, एमोर्टाइज। कम होगा तभी एमोर्टाइज होगा। अब आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर। से हमने लोन ले रखा है, डिवेंचर इश्यू कर रखा, तो उस पर हमें इंटरेस्ट या लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। डेप्थ तो आप वाकिफ हो, डेप्थ मतलब हमारा डेप्थ ड्यूरिंग द ईयर है, इसमें कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्थ से कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, करंट ईयर डेप्थ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, हमें तो प्लस कर लिया, अब माइनस क्या करेंगे ये भी देखते हैं। इसमें हम माइनस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप अदर इनकम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा, उससे आप कैश फ्लो बना रहे हैं, तो क्या लेंगे आप, अदर इनकम। तो मैंने यहाँ भी एक पॉइंट बनाया है, वहाँ पर डायल करते हैं, बट डायल कहाँ कर रहे हैं,
ग्रिड में भैया की लाइट नहीं आ रही है, ग्रिड में कॉल करो, देखो लाइट कहाँ गायब है। तो जी फार होता है गेन, जैसे वहां लॉस था वैसे यहाँ क्या होगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एंड आर क्या होता है, ये स्टैंड करता है रेंट रिसीव्ड। तो आई क्या होगा, वहां भी आई था, तो यहाँ आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ इनकम के बारे में बात हो रही है, INTEREST, इंटरेस्ट रिसीव्ड। एंड यहाँ पर जो डी स्टैंड करता है, ये बोलता है कि डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड रिसीव्ड। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा पॉइंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आसान था, अगर आप याद कर लिए डायल और ग्रिड तो दिमाग आपका खराब नहीं होगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद जो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है उसे हम प्लस करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सेम वे में माइनस क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। मैंने कहा बोला आपको बताया अभी यहाँ पर कि जो लायबिलिटी होती है इसका कैश से डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा, एंड जो एसेट्स होंगे उनका इनवर्स रिलेशन होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, भाई कैश तो खुद ही एसेट है ना, अगर एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट क्या होगा, कम होगा। अगर सपोज करो आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो कैश क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। या हमारे पास डेटर्स बढ़ रहे हमारे, तुम्हारा कैश क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमारे डेटर्स कम होंगे तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, इनफ्लो, डेटर्स पेमेंट कर रहे हैं हमारा कैश क्या होगा, बढ़ेगा। इतना लायबिलिटी कम हो रही है, इफ यू आर पेइंग योर लायबिलिटी, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो कैश भी रिड्यूस होगा, माइनस होगा। बट लायबिलिटी बढ़ रही है, आप पैसे किसी को नहीं दे रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ कैश भी हमारा बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा माइनस प्लस क्या होते हैं ये मालूम हो गया होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैंने कि भी पिछले पेज पे चलते हैं तो वहाँ हम देखेंगे क्या है। तो पिछले पेज में देखिए आपके पास इसे मान लो ये प्रॉफिट होना कर, यहाँ पर क्या होता, स्टॉक 80,000 से 1 लाख हो रहा है तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे हम, अगर एक इससे बढ़ेगा तो हमारा रिलेशन क्या होगा, माइनस में आएगा, हम -20,000 लिख देंगे यहाँ पर। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें क्या माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं टैक्स पेड और प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ चीज़ें रिवर्सल हो जाती हैं। इनकम यहाँ पर क्या होंगे, प्लस होंगे, और एक्सपेंसेस क्या होंगे, माइनस। जैसे लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर क्या होगा, माइनस होगा। बट अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव है तो क्या हो जाएगा, प्लस। जो वहाँ पर उल्टा हुआ, जैसे आप फर्स्ट पेज में आएंगे, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पे लिखा था, जैसे इनकम क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला तो क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम यहाँ पर प्लस होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, इनकम, और माइनस क्या करेंगे हम, एक्सपेंस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होगा, मैंने सर उल्टा लिख दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होगा, प्लस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होगा, माइनस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस। तो लेकिन पीछे जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब लास्ट में आते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इनकम है वो प्लस इनकम हो गई है,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे लॉस बाय फायर है तो माइनस, इंश्योरेंस क्लेम है, कंपनसेशन रिसीव है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो लास्ट में आता है, अच्छा एक चीज़ और है, ये टैक्स पेड है, इसमें रिफंड ऑफ टैक्स एडजस्ट हो चुका है। हमेशा रिफंड ऑफ टैक्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कहीं भी अगर एडजस्टमेंट में रिफंड ऑफ टैक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस। चाहे यहाँ लिखो, चाहे आप फर्स्ट पेज में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ भी प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, तो इसमें जो रिफंड ऑफ टैक्स होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। रिफंड क्या हो जाएगा, माइनस। रिफंड को दिमाग में रखना, रिफंड को केवल माइनस करना टैक्स के। और टैक्स कौन सा आता है मालूम हो गया आपको। अब ये टैक्स पेड आता कौन सा है, ये टैक्स पेड आता है प्रीवियस ईयर का। कौन सा आता है, प्रीवियस ईयर का, या पेड। अगर एडजस्टमेंट दे रखा है तो पेड आएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर आएगा। अब हमारा एक पॉइंट आ गया, पहला आंसर आ गया, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ नहीं आती। जैसे अदर इनकम था ना, उसे प्लस करते, लेकिन उसके पहले क्या प्लस करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी पैसा आए, कम पे बेचो ज़्यादा बेचो, मतलब जो भी पैसा रिसीव हो रहा हमारी क्या है, इनकम है। यहाँ पर कर देंगे क्या, प्लस। एंड अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इसमें क्या प्लस करते हैं, हम प्लस करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, या डिविडेंड रिसीव्ड। जो भी इनकम होंगे अदर इनकम, उसे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो जो मिल आएगा ये क्या कहलाएगा हमारा, ये होगा नेट कैश फ्रॉम ऑब्लिक यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट होता होगा, हम फ्रॉम कब लिखेंगे, यूज कब लिखेंगे। मैंने शायद पिछले पेज में नहीं लिखा, शायद नेट कैश फ्रॉम भी लिखा, यूज नहीं लिखा, फ्रॉम या यूज लिखते हैं। तो ये कब यूज करेंगे, फ्रॉम अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो फ्रॉम यूज करते हैं, अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो यूज करते हैं। फाइनेंसिंग में आता है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंसिंग तीन बेसिक चीज़ों को दिमाग में रखते हैं। क्या वो चीज़ें हैं, पहले दिमाग लगा लेंगे आप। एक होता है कैपिटल और दूसरा आता है बारोइंग्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, आप लायबिलिटी को चेक करेंगे। जैसे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इसको मिटाना चाहूँगा, तो है क्या, इसमें देखते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट 40 से 30 क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है शेयर्स। शेयर्स हमारे कितने रहे हो, शेयर कैपिटल चलो मान लेते हैं, शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल हमारे 80 से 1 लाख हो गए, कितने बढ़ गए 20। ये क्या हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। बढ़ रहे हैं तो प्लस, लेकिन कम हो रहे हैं तो माइनस। माइनस हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, माइनस में लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। लेकिन अगर इक्विटी शेयर कम हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म एज बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी तरह अगर आपका लोन पर लोन बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस है। लोन बढ़ रहा है तो क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन लोन ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट। माइनस क्या करते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर हम पेमेंट करेंगे तो लोन क्या हो जाएगा, कम, तो लायबिलिटी भी क्या हो, कैश भी क्या हो जाएगा, कम। और क्या माइनस करते हैं, डिविडेंड पेड। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, माइनस। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, नेट कैश यूज्ड या फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या प्लस करेंगे हम, अब तीनों को मान लो ये ए था आंसर, ये बी था आपका आंसर, सॉरी मैंने क्या बोलती है, ये बी है, ये था आपका सी नॉट ए, और ऊपर पहले में आया था आपका ए। यहाँ देखिए ए था ए। अब तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म एज नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जो हम प्लस करते हैं, इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे हम, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें दो पॉइंट आते हैं हमारे, एक तो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस आता है करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जोड़ के लिखना होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। इनको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे क्लोजिंग कैश से मैच भी करा सकते हो। आशा आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे। नमस्कार।